बच्चों आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव उस थ्योरम का ये है कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस T2 स्पेस कब होगा। मींस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को आप हाउसडोर्फ स्पेस कब बोल सकते हो। तो उसके लिए हम इफ एंड ओनली इफ की एक कंडीशन देंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा ये है कि कोई भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है वो हाउसडोर्फ स्पेस हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। इट मीन्स अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। अब ये सेंस क्यों बनाती है ये स्टेटमेंट, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस में आप जानते हो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास जरूरी नहीं है कि उसके पास यूनिक लिमिट हो। फॉर एग्जाम्पल आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई सीक्वेंस अज्यूम करो तो वो उसके हर पॉइंट को कन्वर्ज करती है। इट मीन्स वो लिमिट यूनिक नहीं है उस केस में। तो ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट आती है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो फर्स्ट काउंटेबल को हाउसडोर्फ बना देती है अगर ये हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो पहले ओनली इफ की कंडीशन प्रूव करेंगे। मतलब मान लिया हमने x हमारा जो स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल भी है और T2 भी है, यानी उस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को हमने हाउसडोर्फ मान लिया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि कोई सीक्वेंस उस x स्पेस के अंदर अगर कन्वर्जेंट है तो उसके पास जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। सो बाय कंट्राडिक्शन हमने मान लिया कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है वो एक्स और वाई पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। इट मीन्स एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसके लिमिट यूनिक नहीं है, मान लिया एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है। अब हाउसडोर्फ की कंडीशन से क्या आएगा, दो सेट एग्जिस्ट कर जाएंगे जी और एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड वाई बिलोंग्स टू एच। और ये जो जी और एच सेट है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे कि जी इंटरसेक्शन एज इज फाई, क्योंकि हाउसडोर्फ कंडीशन से डिसजॉइंट ओपन सेट्स आते हैं आपके पास। नेक्स्ट, अब G एक ओपन सेट है जो X को कंटेन करता है और H एक ओपन सेट है जो Y को कंटेन करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, अगर X एन X को कन्वर्ज करता है और X कंटेन्ड है सेट G में, तो आपके पास एक सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर N1 आएगा सच दैट Xn बिलोंग्स टू G फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू N1 एंड एक्स एंड वाई को भी कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से आप डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस यूज करोगे तो एक N2 आ जाएगा कि एक्स एन की सारी टर्म्स H सेट में चली जाएंगी किसी स्टेज के बाद। सो इफ यू टेक द मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो उस मैक्सिमम नंबर के बाद की सारी टर्म्स जो सीक्वेंस की हैं वो दोनों सेट में जाएंगी G और H में। सो एक्स एन बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन H फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी है आपका, बिकॉज दीज टू सेट्स वर डिसजॉइंट। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आ गया तो अजम्पशन क्या माननी थी हमने कि एक्स एन एक्स और वाई को कन्वर्ज कर रहा है दो डिफरेंट लिमिट्स को। सो दिस वाज ए कंट्राडिक्शन, हैंस दिस इज कन्वर्ज एक्स एन कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट। ओके, और ये हमने हाउसडोर्फ में प्रूव किया है, बट हाउसडोर्फ में ट्रू है, इट मीन्स वो फर्स्ट काउंटेबल में ट्रू है, क्योंकि हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को हमने हाउसडोर्फ माना है हाइपोथेसिस में। ओके, सो नेक्स्ट वी प्रूव द कन्वर्स पार्ट। नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, वो भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, बट हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं एक बार कन्वर्स में। सो इन कन्वर्सली लेट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस has a unique limit। अब हमें यह प्रूव करना है कि अगर किसी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में ये हाइपोथेसिस होल्ड करता है तो वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हाउसडोर्फ हो जाएगा। तो ये बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। सो लेट इफ पॉसिबल x इज नॉट हाउसडोर्फ या x इज नॉट T2 स्पेस। अब कोई डेफिनेशन का नेगेशन होता है तो वो ये था कि फॉर ऑल pairs of T2 space there exist two open sets। अब इसका आप नेगेशन लोगे तो क्या आएगा, there exist two points of a space such that for all open sets their intersection will be non-empty। okay, so ये स्पेस अगर T2 नहीं है, so there exist two points x and y such that every open set containing x intersect with every open set containing y। क्योंकि एक भी x को कंटेन करने वाला ओपन सेट अगर y के किसी एक ओपन सेट के साथ
इंटरसेक्ट नहीं करता है तो आपको इन पॉइंट्स के लिए डिफरेंट ओपन सेट मिल जाएंगे, डिसजॉइंट ओपन सेट्स, जो आपकी T2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। बट दिस इज नॉट द केस। हमारे केस में X-T2 स्पेस नहीं है, तो आपको एक पेयर ऐसा जरूर मिलेगा डिफरेंट पॉइंट्स का, जिसके लिए एक पॉइंट के अराउंड हर ओपन सेट दूसरे पॉइंट के ओपन सेट्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो दिस विल बी यूज्ड। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसको आगे हम यूज करेंगे। बट note that x and y are the points of a first countable space, so there exist b and x and b and y countable nested local base at x and y respectively। ये जो एग्जिस्टेंस हुई है बी एन एक्स और बी एन वाई की, ये इसलिए हुई है क्योंकि स्पेस है वो आपके पास फर्स्ट काउंटेबल है, तो एक्स और वाई के लिए आपको एक ऐसी नेस्टेड सीक्वेंस मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट लेमा हमने जस्ट डेफिनेशन के बाद किया था, उस डेफिनेशन से ऐसे नेस्टेड लोकल बेस ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। देन बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब ये जो बी एन एक्स और बी एन वाई है, ये आप नोट कर सकते हैं कि ये और कुछ नहीं ओपन सेट्स हैं। लोकल बेस की जो डेफिनेशन थी, काउंटेबल बेसिस एट ए पॉइंट की जो डेफिनेशन थी उसमें ये ओपन सेट्स आते हैं। जो आपके पास ये बी एन एक्स और बी एन वाई है, ये सारे ओपन सेट्स होते हैं। अब ये ऊपर वाला जो आपके पास ऑब्जर्वेशन थी कि एक्स को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट वाई के हर ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रखेगा, तो उस कंडीशन से बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई आपके पास नॉन एम्प्टी आ गया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सो यू कैन ऑलवेज चूज ए पॉइंट एक्स एन बिलोंग्स टू बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई। ये नॉन एम्प्टी है तो कोई कॉमन पॉइंट है, तो हर B1 फॉर ऑल n यू कैन चूज ए पॉइंट एक्स एन। ओके, सो चूज एक्स एन बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो सीक्वेंस x1 x2 xn की जो सीक्वेंस है, ये दो पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगी। अब अगर ये दो पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगी तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है या हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगा। अवर हाइपोथेसिस वाज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, सो वी आर गोइंग टू शो दैट द सीक्वेंस xn विल कन्वर्ज टू टू डिफरेंट पॉइंट्स x और y। ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पे, ये हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स थे x और y। अब हम ये शो करेंगे कि ये जो xn सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट करी है, जो इन लोकल बेस के इंटरसेक्शन से पिक किए हैं एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के, वो x और y दोनों को कन्वर्ज करेगी। अब इस सीक्वेंस को अगर x और y को कन्वर्ज दिखाना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि आर्बिट्रेरी ओपन सेट जो x को कंटेन करे उसके अंदर एक स्टेज के बाद के सारे एलिमेंट जाएंगे xn के। सिमिलरली अगर आपको ये शो करना है कि xn सीक्वेंस y को कन्वर्ज करती है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट लो y के अराउंड और एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगी। उस नेचुरल नंबर के बाद की सारी टर्म्स उस y के नेबरहुड में है, ओपन सेट में है। देन यू विल से दैट xn इज कन्वर्जिंग टू पॉइंट y। सो टू डू दिस, लेट g and h, or you can say gx and hy, be two arbitrary open sets containing x and y respectively। अभी जो बी एन एक्स और बी एन वाई है, ये आपके पास लोकल बेस है x और y के ऊपर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ए लोकल बेस देयर एग्जिस्ट a point M such that Bnx contained in Gx and Bny is contained in Hy for all n greater than equal to M। ये जो M आया है ये कैसे आएगा? Bnx x के ऊपर लोकल बेस था, x को कंटेन करने के लिए आपने Gx माना है। सो डेफिनेशन ऑफ लोकल बेस क्या होती है कि इस gx के अंदर एक एलिमेंट इसका आएगा bnx। अब मान लिया वो एलिमेंट बेटा bn1x है जो कंटेंट करता है gx के अंदर, बट ये आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस है। इट मींस n1 के बाद की सारी टर्म्स इसमें कंटेंट होंगी। दिस वन द बिगेस्ट
open set which contains all b ni's where ni's are the greater than n1। तो एक n1 नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा लोकल बेस की डेफिनेशन से कि bn1x gx के अंदर कंटेंट हो जाए, और एक आपको bn2y ऐसा मिलेगा जो आपके पास hy के अंदर कंटेंट हो जाए। बट जैसे ही आप इन दोनों का मैक्सिमम नंबर चूज करोगे, ये बोल रखा है वो नंबर m, कि उसके बाद जब देखो bn1 और इससे बड़े जो बेस के मेंबर्स हैं वो सारे gx के अंदर हैं। सिमिलरली bn2 और n2 से बड़े सारे एलिमेंट्स उस बेस के hy के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करता है bky फॉर्म के एलिमेंट्स को वेयर k इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि जैसे ही वो इंडेक्स बड़ा होता जाता है सेट छोटा होता जाता है नेस्टेड सीक्वेंस में। सो ये जो नंबर कॉमन नंबर m एग्जिस्ट किया है, दिस m इज नथिंग बट द मैक्सिमम ऑफ दिस n1 एंड n2। तो उन m से बड़े हर मेंबर की जो इंडेक्सिंग करोगे आप, वो hy के अंदर तो bny है और bnx है वो gx के अंदर है। ओके, इट मीन्स हैंस xn belongs to gx and xn belongs to hy for all n greater than equal to m। अब xn बेटा bnx के अंदर है तो वो gx में भी जाएगा। इस स्टेज के बाद की मान लो xn है, xn तो bnx का एलिमेंट है बिकॉज यू आर चूजन सो दैट। अब xn+1 को आप देखोगे तो xn+1 bn+1 में जाएगा, बट bn+1 इज कंटेन्ड इन bn+1x इज कंटेन्ड इन bnx, क्योंकि जैसे इंडेक्स बड़ा होता है वैसे ही छोटा होता है, सेट वैसे ही बड़ा होता है। तो अगर xn इसके अंदर है तो xn+1 भी इसके अंदर है, xn+2 भी इसके अंदर है, xn+3 भी इसके अंदर है। सो सारे एलिमेंट्स m के बाद के इसके अंदर जाएंगे। इट मीन्स n से बड़े हरेक m के लिए xn की टर्म gx में जाएंगी। सिमिलरली m से बड़े हरेक n के लिए xn सारे hy में जाएंगे। बट आपने gx और hy माने थे वो आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स थे जो x और y के अराउंड थे। तो आर्बिट्रेरी ओपन सेट के लिए ऑलवेज अगर आपको एक स्टेज मिलती है कि x के अराउंड एक ओपन सेट में सारी टर्म्स उस सीक्वेंस की जा रही हैं, सिमिलरली एक स्टेज मिलती है कि उसके बाद की सारी टर्म सीक्वेंस की y के नेबरहुड में जा रही है, और ऐसा काम आर्बिट्रेरी ओपन सेट के लिए हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर xn कन्वर्स टू x एंड कन्वर्स टू y, बट x is not equal to y, so this is a contradiction because our hypothesis was every convergent sequence has a unique limit. So ultimately contradiction कहां पे आ गया? जो हमने assumption किया था वो गलत था। Hence x is T2 space means Hausdorff space. So this completes the proof of the theorem. Okay? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे बस।